हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रीना दांगी। आप सबका स्वागत है दांगी अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। यदि आप इस वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को हिंदी में देखिए। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट, saturated, unsaturated, super saturated solution, and on the basis of physical properties type of solutions, molarity, molality and its numericals. आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हेनरी का नियम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी। The amount of solute dissolved in fixed amount of solvent या हम मान सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a fixed temperature या constant temperature। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और सॉल्वेंट को 100 ग्राम लिया है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम अमाउंट कितना, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का, जितना भी अमाउंट हम सॉल्यूट का डिसॉल्व करेंगे वही कहलाएगा उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। सपोज वी आर प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। एक बीकर में हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया है, इसमें टेम्परेचर जो है फिक्स है या कांस्टेंट है, इसमें हम शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने 2 ग्राम शुगर इसमें डिसॉल्व कर दी है और करते जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एटलीस्ट इसके बाद हम 3 ग्राम से ज्यादा शुगर इसके अंदर डिसॉल्व अब नहीं कर पाएंगे, तो वही कहलाएगी इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सब डिसाइड करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अलग अलग सॉल्यूट लेने पर और अलग अलग सॉल्वेंट लेने पर सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट टाइप की होगी। अब हम देखते हैं गैसेस और सॉल्यूट की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल O2 गैस है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। वी नो वेरी वेल अबाउट दिस, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। फैक्टर्स affecting solubility of gases in liquid। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर दी गैसों को हमने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस का नेचर कैसा है और लिक्विड का नेचर कैसा है, इन दोनों पर ही डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। यदि कोई भी गैस बहुत रैपिडली लिक्विफाई हो जाती है और सॉल्वेंट के साथ फास्ट रिएक्शन करती है, विथ सॉल्वेंट फास्ट रिएक्ट करेगी या दोनों का जो नेचर हो या सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर एक जैसा हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये एक रूल को फॉलो करते हैं, ये हमने सभी ने बुक में देखा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। If solute and solvent both are polar in nature and solute and solvent both are non-polar in nature, तो दोनों ही कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल CO2
पोलर है एंड वाटर भी पोलर है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू O2 एंड वाटर, बिकॉज O2 नॉन पोलर इन नेचर, O2 नॉन पोलर है बट वाटर पोलर है। जो भी गैसेस आयनाइज्ड हो जाती है, यानी कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाती हैं, वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो देख लेते हैं CO2 प्लस H2O, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2CO3 और ये हो जाएगा H2CO3 माइनस। तो बिकॉज CO2 अपने आयंस में ब्रेक हो गई है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं वाटर की जगह हम इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट ले, CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, O2 प्लस C2H5OH। यहाँ पर क्या होगा, एज कंपेयर टू वाटर इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इथाइल एथिल अल्कोहल के साथ में ज्यादा होगी, जबकि NH3 जो वाटर के साथ ज्यादा सॉल्युबल था बट इथाइल अल्कोहल के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, और CO2 और O2 वाटर के कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल के साथ ज्यादा सॉल्युबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर। When we rise the temperature, the solubility of gases in liquid will be decreases. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम हो जाएगी। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो हमने उसमें से बबल्स निकलते हुए देखा। ये बबल्स गैस का ही फॉर्म होते हैं, यानी कि जो गैस उसमें डिसॉल्व थी अब वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड में से बाहर निकल रही है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी लिक्विड में से धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ठंडा होता है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वही कोल्ड ड्रिंक्स यदि गर्म हम पियेंगे तो हमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हम पी नहीं रहे थे। सॉल्ट इसकी किसी भी सब्सटेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसे हम इम्प्योरिटीज मानेंगे। तो सॉल्ट को यदि हम ऐड करते जाएंगे तो उसमें से इफरवेसेंस या बबल्स निकलेंगे, तो गैसेस धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमने 2 ग्लास ले लिए हैं और एक में प्योर वाटर फिल किया है और एक में इम्प्योर वाटर फिल किया है। प्योर वाटर और ये हो जाएगा इम्प्योर। इसमें पोटेशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। दोनों के अंदर यदि हम CO2 ऐड करेंगे या CO2 ऐड करेंगे तो एज कंपेयर टू प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी। प्रेशर, इफ इंक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। CO2 को कंप्रेस करके या प्रेशर लगाकर ही लिक्विफाई किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। इसे हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम इट इज नोन एज हेनरीज लॉ। हम देख लेते हैं हेनरी का लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium। गैस को ले लिया हमने एज अ सॉल्यूट, तो जितना भी मास हमने डिसॉल्व किया है किसी भी सॉल्वेंट पे और उस पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, या उस पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया गया है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया है। तो मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, या उस पे जो अप्लाई प्रेशर है इसका इक्विलिब्रियम का सिंबल हटाएंगे इक्वल टू
हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा m/p इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट। m/p इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए, डिफरेंट टाइप की गैसेस और डिफरेंट टाइप के लिक्विड के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है कितना मास हमने गैस, कितना ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस या सॉल्यूट और उस पर अप्लाई किया गया प्रेशर। तो इसकी वैल्यू भी हर बार बदल जाएगी। ये 2 कंटेनर ले लेते हैं हम। इसकी लोअर सरफेस में कोई लिक्विड फिल कर दिया गया है और यहाँ पर गैसेस है, यहाँ पर गैस प्रेजेंट है। इस पर एक पिस्टन लगाया गया है जिस पर W वेट लगा दिया गया है। आफ्टर सम टाइम इस वेट को बढ़ा दिया जाता है W1 और सेकेंड वेट अप्लाई किया जाता है W2। तो यहाँ का जो वॉल्यूम था फर्स्ट कंडीशन के कंपैरिजन में, इस कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, कम हो चुका है। यहाँ पर जो गैसेस और लिक्विड भरा हुआ था इस कंटेनर में, तो जो गैस के पार्टिकल्स थे वो इस लिक्विड की सरफेस पर कॉलिजन कर रहे थे, टकरा रहे थे बार बार। इसके पार्टिकल और लिक्विड के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स जितने पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से पार्टिकल वापस बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि वेट को इंक्रीज कर दिया गया है तो वॉल्यूम कम हो गया है, तो गैस के पार्टिकल को मूव करने के लिए अब जगह कम मिलेगी, तो वॉल्यूम कम हो चुका है और जगह, तो जो गैसेस के पार्टिकल है उनकी कॉलिजन करने की स्पीड या टकराने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इस लिक्विड की सरफेस पर, तो वो ज्यादा स्पीड से टकराएंगे। तो ये जब तक स्पीड बढ़ती जाएगी जब तक कि फिर से नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। जब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स ही लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा स्ट्राइक हो रही है बिकॉज इस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकला कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा इन पार्टिकल्स की स्ट्राइक इस पे बढ़ती जाएगी, मीन्स ये ज्यादा डिसॉल्व होंगे, ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएंगे या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इज इक्वल्स टू ATM और बार। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट ATM या फिर बार होती है। सॉलिड की क्वांटिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये हेनरी कांस्टेंट लगा दिया और ये नीचे आ गया। इसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी क्योंकि ये डिपेंड कर रही है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है और लगाए गए प्रेशर की क्वांटिटी कितनी, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। हम इमेजिन कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी के भी मोल फ्रैक्शन कोई ए सॉल्यूट है, उसके XA मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो ये हो जाएगा हमारा XA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। सेम ऐसे ही यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ये था हमारा हेनरीज लॉ। अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या है। हमने सभी ने पढ़ा है कोल्ड ड्रिंक्स प्रिपेयर करने में भी हेनरी लॉ का यूज होता है। इसके अलावा सी डाइवर्स जो डीप सी में जाते हैं वहां पर भी हेनरी लॉ यूजफुल होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर जब वो समुद्र में नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे गैसों की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अपने साथ में जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें भरी हुई होती है N2 and O2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो जब वो समुद्र में से बाहर आएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये गैसेस क्या होंगी, गैसेस उनकी मसल्स में से बबल्स के फॉर्म में, जो नाइट्रोजन है वो बबल्स के फॉर्म में से बाहर निकलेगी।
तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, इससे उनकी मौत भी हो सकती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बैंड, क्योंकि जो नाइट्रोजन उनकी मसल्स के अंदर गई है या जो ब्लड कैपिलरी से जब वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगी तो वो फट भी सकती है, ब्रस्ट भी हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उनके सिलेंडर में भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, जिससे कि जो प्रेशर है उसका इफेक्ट उनकी बॉडी पर ना हो। इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी हो उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट ना हो। प्रेशर के इफेक्ट से बचाने के लिए उनके सिलेंडर में हीलियम को भर दिया जाता है, ताकि सॉल्युबिलिटी न ज्यादा इंक्रीज हो ना ही ज्यादा डिक्रीज हो। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 3 डाइवर्स के सिलेंडर में से 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन एंड 11.7% हीलियम फील्ड होती है। हर जगह हेनरीज का लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं हम। यह लॉ सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड्स पर, जैसे कि ज्यादा हाइट वाले प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं और माउंटेन्स क्लाइंबर्स, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एज कम्पेयर टू सरफेस या अर्थ क्रस्ट, हाइट पर जाने पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी थिंकिंग पावर भी वहां पर लो हो जाती है। जो हाई ऊंचे प्लेसेस पे रहते हैं उनकी थोड़ी सी थिंकिंग पावर कम। उसके अलावा फंक्शन ऑफ लंग्स, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में, जैसे कि हमने देखा हीलियम गैस का सॉल्यूशन भी फिल किया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में, ताकि जब उनमें ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो तो उनके लंग्स में पेन ना हो। ये सॉल्यूशन भर दिया जाता है ताकि प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट ना हो, जिससे उनके लंग्स में पेन ना हो। इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है, हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता है। हम देख लेते हैं, यह रूल सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लाई होता है। यदि किसी भी लिक्विड में गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो या एक्सेस अमाउंट में गैस सॉल्युबल हो, तो वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा कम होगा तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा जो भी हमने सॉलिड और सॉल्वेंट लिए हैं, वो मिक्स होने पर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उनके मिक्स करने पर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यदि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एंड वाटर, बट जो अमोनिया होता है वो बाद में डिसोसिएट होकर वाटर को वापस से अलग कर देता है। रूल की कंडीशन ये है कि ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को हिंदी में देखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर।